भाई मतलब बेसिकली हम पूरा डील करेंगे मॉडर्न फिजिक्स से। भाई कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले याद दिला दो कि आपको याद है या नहीं। सबसे पहले मेन चीज हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं पीएन जंक्शन से। तो यार अगर मैं पीएन जंक्शन की बात कर रहा हूं, सपोज ये मैंने कोई एक पीएन जंक्शन ड्रॉ कर दिया, तो मेरे को बताओ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ नेगेटिव टर्मिनल, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है? भाई क्या हुआ, नो रिस्पॉन्स? अगर मैंने एक पीएन जंक्शन ड्रॉ किया है, इसका पॉइंट पी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये हमारा एन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है? तो यार ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग में मतलब क्या है कि हमारा पी टाइप किससे कनेक्ट होना चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। और अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग है तो मैं आपसे पूछूं इसका रेजिस्टेंस कितना होगा डायोड का? तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा। और जो करंट फ्लो करेगा वो काफी लार्ज करंट फ्लो करेगा, जिसको हम ऑलमोस्ट इन्फानाइट की तरह ट्रीट करते हैं। सिमिलरली मेरे को इसमें याद दिलाओ कि विड्थ, जो हमारी पोटेंशियल बैरियर की विड्थ हुआ करती थी, उस पे क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल बैरियर की विड्थ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? भाई आपको क्या कुछ भी सेमीकंडक्टर्स याद नहीं है? भाई बहुत ही डल रिस्पॉन्स, जल्दी बताओ क्या याद है या नहीं? फॉरवर्ड बाइसिंग? नो रिस्पॉन्स। यार फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, करंट की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है, हमारे चार्जेस को बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एक दूसरे के कंसंट्रेशन डिफरेंस लेवल पे मर्ज करने के लिए। तो इसमें जो हमारी पोटेंशियल बैरियर विड्थ होगी, याद रखना वो डिक्रीज हो जाएगी। और जो इसमें नेट पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल हो जाता है वी माइनस वी बी। तो यार फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग अगर नेक्स्ट केस डिस्कस करूं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है। कि ये मेरा पी एन जंक्शन अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है। हमारा पी वाला पार्ट नेगेटिव टर्मिनल से और एन वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। तो ये रिवर्स बाइसिंग होगा। और रिवर्स बाइसिंग में ये सारी चीजों का बस उल्टा लिखते चले जाओ। कि भाई रेजिस्टेंस इधर जीरो था तो इधर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इधर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो। इधर हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी, और जो वी नेट होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, वी प्लस वी भी हो जाएगा। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी पे ट्राई कर लो, पीएन जंक्शंस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है। भैया चार ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कौन सा सर्किट डायग्राम हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग है। हमें बताना है कौन सा सर्किट डायग्राम हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया यहाँ पे एक पीएन जंक्शन कनेक्टेड है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एंड देन दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट हमारा 10 वोल्ट पे और ये वाला पॉइंट हमारा 5 वोल्ट पे। ऑप्शन ए। सिमिलरली ऑप्शन बी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक जंक्शन डायोड, और यहाँ पे हमने कर दी है ग्राउंडिंग। ये हम -10 वोल्ट पे। और आपको पता ही है ग्राउंडिंग करिए तो ग्राउंडिंग का वोल्टेज कितना होता है? ग्राउंडिंग अगर करी है तो ग्राउंडिंग का वोल्ट मतलब 0 वोल्ट होता है। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन, कि यहाँ पे एक पीएन जंक्शन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन ने कहा हुआ यहाँ पे -5 वोल्ट और यहाँ पे -12 वोल्ट। और लास्ट ऑप्शन, भैया लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमने की हुई है ग्राउंडिंग, ये एक पीएन जंक्शन डायोड, ये एक रेजिस्टेंस, और फाइनली यहाँ पे वोल्टेज गिवन है +5, और ये ग्राउंडिंग है तो जीरो। तो मेरे को बताओ कौन कौन से सर्किट ये मल्टीपल करेक्ट हो सकता है? कौन कौन से सर्किट फॉरवर्ड बाइसिंग में दिख रहे हैं आपको? भाई सब लोग अपने ऑप्शंस भेजो, आंसर्स। वेरी गुड ध्रुव। यार चेक करो कैसे सॉल्व करोगे इसे। यार हमारा टारगेट क्या है? पलमिंदर गुड। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। यार मैंने क्या बोला, ये जो डंडी है एक तरीके की, ये होता है हमारा एन और ये होता है पी। पी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है?
क्या नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये होता है कि नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए? जैसे इधर अगर मैं कह रहा हूं ये बैटरी है, मुझे पता है ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब क्या ये होना चाहिए कि यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में लिखूं और यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव में लिखूं? नहीं, बल्कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लो पोटेंशियल, इसका मतलब होता है हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमें वैल्यू हमेशा हायर लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 20 वोल्ट, तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा बड़ी लिखनी है मेरे को। जैसे सपोज मैंने वैल्यू यहाँ पे 10 लिखी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखूं, और वैल्यू लो में होनी चाहिए जिससे डिफरेंस 20 का बना रहे। भैया यहाँ पे वैल्यू -10 लिख दूंगा, क्योंकि +10 और -10 के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 20 का डिफरेंस आ जाएगा। -10 +10 से कम होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, सपोज यहाँ पे मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ 70 वोल्ट, तो ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिखना पड़ेगा मेरे को, 70 से कम, ताकि डिफरेंस हमारा 20 का बना रहे, 50 वोल्ट। तो बस यही चीज यहाँ पे चेक कर लो यार, पॉजिटिव के साइड हायर पोटेंशियल होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 वोल्ट है। एन के साइड लो पोटेंशियल होना चाहिए, तो एन के साइड लो पोटेंशियल है +5, तो यस ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। भैया कोई ऐसा जिसको डाउट हो कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट क्यों है? नो सर। डन। सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं। यार सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी में फिर से ये पी ये एन, तो हमारा एन लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। इधर पोटेंशियल 0 है लेकिन पी पे -10 है, तो यार इधर तो -10 0 से कम होता है, तो ये हमारा गलत होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में एन होना चाहिए लो पे और पी होना चाहिए हायर पे। भैया -5 बड़ा होता है -12 से, तो ये भी आंसर करेक्ट है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये मल्टीपल करेक्ट है। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। भैया ये पी ये एन, पी हमारा हायर पे होना चाहिए, लेकिन इधर तो भैया 5 वोल्ट बड़ा होता है 0 से, तो मतलब ये हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे कौन से जा रहे हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी। डन सर। डन। चलो बढ़िया यार, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन तो हमारे थोड़ा सा एफएसटी में भी था। चेक करो क्वेश्चन क्या है। भाई क्वेश्चन में हमें दो डायोड्स गिवन है, दो रेजिस्टेंस गिवन है और बैटरी से कनेक्टेड है। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया हमारे पास बैटरी 5 वोल्ट की, यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये हो गया हमारे पास डायोड इस तरीके का, और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हमारे पास 20 ओम्स। यहाँ पे दूसरा डायोड और यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 10 ओम्स। ये डायोड 1 हो गया, ये डायोड 2 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। इस बैटरी से कितना करंट सप्लाई होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन है 0.75 एम्पेयर्स, 0, थर्ड ऑप्शन 0.25 एम्पेयर्स, और लास्ट ऑप्शन 0.5 एम्पेयर्स। अच्छा, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पेयर्स आ रहा है, चलो भाई यस चेक सर। करते हैं, मैं का भी 0.5 ही आ रहा है। चलो लेट्स वेरीफाई। यार हमें साफ दिख रहा है कि डायोड 1 और डायोड 2 में से बात करूं तो डायोड 1 हमारा पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यार ये तो हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग, तो इससे तो करंट पास करेगा। और इस वाली ब्रांच में अगर मैं ए बी ब्रांच में बात करूं तो ए बी ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना होगा, ए बी ब्रांच का रेजिस्टेंस सिर्फ 10 ओम्स होगा, क्योंकि डायोड का रेजिस्टेंस तो 0 हो गया है। सिमिलरली डायोड 2 की बात करूं तो वो रिवर्स बाइसिंग में वर्क कर रहा है, रिवर्स बाइसिंग में वर्क कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। इस सीडी ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस सीडी ब्रांच को तो पूरा का पूरा एलिमिनेट ही कर दो कि इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया हमारे पास 10 ओम्स, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी 5 वोल्ट। करंट कैलकुलेट करना है तो यस बिल्कुल, दैट इज V बाय R, मतलब 5/10। आंसर बिल्कुल सही है, 0.5 एम्पेयर्स। चेक कर लो, कोई इसमें भी डाउट तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल सेमीकंडक्टर्स का। डन यस सर। सर। डन। चलो
अब यार एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपने देखा हो 2-3 एफएसटी से रिपीटिव भी आ रहा है, लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन। लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन में कुछ एक फाइनल कंक्लूजन्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। फाइनल कंक्लूजन याद रखोगे तो भैया आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा विद इन 5 सेकेंड्स। और अगर आंसर याद नहीं रखा तो फिर भैया आपको 2-3 मिनट खर्च करने पड़ेंगे उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने में। तो चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, जैसे आपका मन करे आप वैसे सॉल्व करो, बाय ट्रुथ टेबल या कंक्लूजन याद है तो कंक्लूजन से। भाई हमें यहाँ पे 2 लॉजिक गेट्स गिवन है। सबसे पहले तो लॉजिक गेट्स ड्रॉ कर देता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। ये हमें एक लॉजिक गेट गिवन है। भैया यहां से एक इनपुट एंटर कर रहा है ए, यहां से एक इनपुट एंटर कर रहा है बी। इन दोनों का जो आउटपुट निकला उसको हमने फीड कर दिया दूसरे लॉजिक गेट में, और दूसरा लॉजिक गेट हमें गिवन है कुछ इस टाइप का। और फिर ये फाइनल एक इस टाइप का। हमें बताना है, ये शायद से हमने पहले भी किया है, एफएसटी में ही आया हुआ था यार। 1 मिनट, हाँ चलो डन, ये हो जाएगा। ये ले लो भैया ए, ये ले लो बी, यहां से आउटपुट निकला y1, यहां से आउटपुट निकला y2, और ये फाइनल आउटपुट y। हमें बताना है कि ये फाइनल ये कौन सा इक्विवेलेंट लॉजिक गेट की तरह एक्ट करेगा, और की तरह, नैंड की तरह, ऑप्शन सी एंड की तरह, या फिर ऑप्शन डी दैट इज नॉर। चलो चेक करो भाई, जैसे जिसको इजी लग रहा है वैसे सॉल्व करो, ट्रुथ टेबल से या जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। सर एंड गेट। वेरी गुड तन्वी। ध्रुव नहीं, सही आंसर नहीं आ रहा। चलो चेक करता हूं, और जो मैं फाइनल कंक्लूजन बोलूं उसको याद रखो। यार सबसे पहले मेरे को बताओ y1 की वैल्यू कितनी आएगी। क्या लिख सर सकता एक हूँ, बार। y1 की वैल्यू a नॉट आएगी। भाई y2 की वैल्यू कितनी आएगी, b नॉट आएगी। इन दोनों को मैंने, ये वाला गेट कौन सा है आपको ये तो पता ही, ये नॉट है। और ये गेट। वाला गेट कौन सा है, ये और और गेट है। और गेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a नॉट प्लस b नॉट का एडिशन। ए नॉट प्लस बी नॉट का एडिशन। भैया ये फिर से एक नॉट गेट लगा है, मतलब ए नॉट प्लस बी नॉट का जो एडिशन है इसका भी मेरे को नॉट करना है। तो अगर आपको याद हो, ये मैंने एफएसटी में क्वेश्चन कराया था, इसका फाइनल आंसर क्या आता है, ए नॉट प्लस बी नॉट का भी नॉट। भैया इसका ए डॉट आंसर बी। आता है ए बी। अब मैं आपको इसको ट्रुथ टेबल से परफॉर्म करके बता सकता हूं। और दूसरी चीज, एक और चीज बता देता हूं, या कुछ क्वेश्चन में क्या हो रखा होगा, ये 2 लॉजिक गेट सेपरेटली गिवन होंगे, वेरेस कुछ क्वेश्चन में ये लॉजिक गेट कंबाइंडली गिवन होंगे। जैसे समझा देता हूं कैसे। भैया कुछ क्वेश्चंस में इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है हमें इस तरीके से ड्रॉ करा हुआ मिलेगा। तो भैया समझ जाना, अगर मेरे को इस तरीके से ड्रॉ करा हुआ मिला है तो मुझे पता है ये कौन सा गेट होता है, नॉर, मतलब और प्लस नॉट। तो इधर भी तो यही हो रहा है, और प्लस नॉट। तो चाहे मैं इन दोनों को सेपरेटली ड्रॉ करूं या ऐसे कंबाइंडली ड्रॉ करूं, बात एक ही है। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको। यस सर। चलो अब मैं आपको ट्रुथ टेबल से प्रूव करके दिखाता हूं। बाकी इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो यार, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो काफी लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें लिखना पड़ता है, डायरेक्टली। ये कंक्लूजन याद रख लो। तो जिसको ये कंक्लूजन याद होता है वो 5 सेकेंड्स में सॉल्व हो गया होता। अब ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भैया ए बी और y1 y2 लिख लेता हूं। ये हो गया ए बी y1 y2, और फिर ये फाइनल y। चलो यहां से कुछ ना कुछ y3 को पास कर देते हैं, और ये फाइनल y। यार सबसे पहले a लिखूंगा और b लिखूंगा, तो मुझे पता है a और b को किस तरीके से अरेंज कर दो, एक कॉम्बिनेशन पैटर्न में अरेंज कर दो। इधर 1 तो मे बी इधर 0, इधर 1 तो मे बी इधर भी 1, इधर 0 तो मे बी इधर भी 0, इधर 0 तो मे बी इधर भी 1। मेरे को बताओ y1 की वैल्यू कितनी लिखूं, a का नॉट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये 1 ये 1। y2 की वैल्यू कितनी लिखूं, भैया ये हो वन। जाएगा 1, ये हो जीरो। जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा फिर से हमारे पास 1, और ये क्या हो जाएगा जीरो। 0। अब मेरे को बताओ y3 की वैल्यू क्या लिखूं, y3 मतलब y1 प्लस y2 का एडिशन। तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। अब सिमिलरली मेरे को बताओ फाइनल y क्या लिखूं, वन। भैया इसका इनवर्स,
तो 1 का इनवर्स 0, भैया इसका इनवर्स लिखना है, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0। चेक करके बताओ कोई डाउट? नो नो सर। सर। अब ए और बी को चेक करो, भैया 1 और 0, आंसर 0 आ रहा है, तो मतलब डेफिनेटली 1 और 0 को क्या किया होगा, ऐड नहीं किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, तो मतलब हमारे पास आंसर आ रहा है ए इंटू बी, दैट इज फाइनल आंसर एंड गेट। क्या ये अब फाइनल आंसर याद रखोगे? यस सर। चलो डन, बढ़िया यार, इस तरीके के फाइनल आंसर याद रखने हैं। सर जैसे और गेट पे आपने लिखा है ना ए बार प्लस बी बार, सर इसको फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि ए डॉट बी करेंगे तो फिर होल बार लगा देंगे, और जब नेक्स्ट वाला आएगा तो उसके ऊपर भी बार आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब वो नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ए डॉट बी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तन्वी, ऐसे भी कर सकते हो। डन सर। डन, चलो नेक्स्ट लिखता हूं भैया, चेक करना, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा। सेमीकंडक्टर्स पे तो हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बस करंट फाइंड करना है, ये सब 2-3 चीजें कैलकुलेट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर नहीं है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। चलो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे, जब हमारा टेम्परेचर बहुत लो होता है तो हमारा सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सेकंड ऑप्शन कि भैया हायर टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर हाई होता है तो यार इधर कंडक्टिविटी हमारी दो चार्जेस की वजह से होती है। कौन कौन से दो? टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, बस इतना ही लिखा हुआ है इसने, टू टाइप ऑफ चार्जेस। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कह रहा है कि यार हायर टेम्परेचर पे जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स इधर दो हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विच आर इन वैलेंस बैंड। ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन, कि भैया सेमीकंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। चलो सोचो आराम से भैया, क्योंकि सारे ऑप्शंस ऐसे लग रहे होंगे थोड़े से ट्रिकी से, चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। तो यार एक बार बताओ, सेमीकंडक्टर्स की अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो, सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या होता है कि भैया लो टेम्परेचर पे क्या वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है? भाई जल्दी बताओ, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? सर करेक्ट। भाई बिल्कुल करेक्ट, सेमीकंडक्टर्स क्या करता है, लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, वेरस जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं, ये हमारा इंसुलेटर से किस में कन्वर्ट होता रहता है, कंडक्टर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इधर तो हमें नॉट बताना है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, वो ये ऑप्शन मार्क करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर की राइट प्रॉपर्टी है, मेरे को तो गलत प्रॉपर्टी बतानी है, तो ये तो पहली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन हमारा एक तरीके से गलत माना जाएगा। फिर ऑप्शन बी कि हायर टेम्परेचर पे वो कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, और कंडक्टिविटी दो टाइप ऑफ चार्जेस की वजह से होती है। भैया ये ऑप्शन भी सेमीकंडक्टर्स के लिए बिल्कुल सही है कि हायर टेम्परेचर पे वो कंडक्टर में कन्वर्ट होता है, और दो टाइप के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। उसके बाद तो एक बार ऑप्शन डी को कंसीडर करो। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि पी टाइप में मेजोरिटी किसकी होगी, एक बार ये होगी। कॉन्सेप्ट याद करो। पी टाइप में होल। मेजोरिटी किसकी होगी, वेरी गुड, पी टाइप में मेजोरिटी होल्स की होगी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप में भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी होगी होल्स की कंपैरिजन में। तो क्या मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और इसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे या न्यूट्रल कहेंगे? न्यूट्रल। वेरी गुड, याद रखना इधर हमारे होल्स ज्यादा फ्री हुए हैं,
लेकिन अभी भी नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी कुछ है वो सब कुछ उस एटम के अंदर ही है। तो यार ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या नेगेटिवली चार्ज बॉडी नहीं कहलाती, ये दोनों केसेस में ही न्यूट्रल न्यूट्रल कहलाती है। तो यार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल वो है, सेमीकंडक्टर की करेक्ट प्रॉपर्टी है। तो ये भी गलत हो गया, अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी कैसे, कि हायर टेम्परेचर पे जो हमारे चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन या होल्स वो वैलेंस बैंड में नहीं होते, वो वैलेंस बैंड को जंप करके कौन से बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। बिल्कुल सही। डन सर। डन। तो अब एक क्वेश्चन और करो लॉजिक गेट्स का, उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे हम। रोहित आप चेक करना, आपको थोड़ा डाउट था लॉजिक गेट्स में। भैया हमें क्या गिवन है, हमें इस टाइप के सिग्नल्स गिवन है, आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल। मैं पहले एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं सही से, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, 1 मिनट दे दो बस। इस तरीके का हमें सिग्नल्स ग्राफ ड्रॉ है, ये है इनपुट ए। फिर इनपुट बी का ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, और फिर फाइनल है ये हमारे पास आउटपुट सी। आपको बताना है ये सर्किट किसको इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस वही आपको पता है, ऑप्शंस क्या होंगे, और गेट, नैंड गेट, एंड गेट और नॉर गेट। चलो भाई ट्राई करो। ए इनपुट, बी इनपुट और सी हमारा आउटपुट। तो ये कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है। भाई आपके लिए थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं, इस तरीके के लाइन को ड्रॉ कर लो ताकि तुम्हें पता चल जाए अलग अलग इंटरवल्स पे क्या हो रहा है। यार अब तक तो आंसर आ जाता, जल्दी बताओ। सर बस 2 मिनट। ठीक है। तन्वी क्या आप सारे टाइम इंटरवल्स के लिए वैल्यू लिख रहे हो। सर फर्स्ट वाले देख रही थी अभी, फर्स्ट 3। ठीक है ठीक है, इसको टाइम इंटरवल 1 2 3 4 5 6 बस इन टाइम इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो 2 मिनट और ले लो, कोई बात नहीं। चेक करो आंसर्स मैच करने चाहिए भाई, आपको तरीका आ जाना चाहिए सॉल्व करने का। फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जेनर डायड पे, वैसे तो आपको आता ही है जेनर डायड। सर और गेट। नहीं तन्वी आंसर सही नहीं जा रहा। चलो सॉल्व करके बताता हूं। यार याद रखो, अगर आपको कभी भी डिसाइड करना है कि ये कौन सा गेट है, तो हमेशा दो वैसी वैल्यू सिलेक्ट करो, 1 और 0 वाली, और चेक करो कि फाइनल आंसर क्या है। भाई आपको बेसिकली क्या करना है, या तो दो वैल्यूज ऐसे लो जिसमें दोनों 0 0 आ रहे हो, दोनों में 1 1 आ रहा हो, और एक 1 0 आ रहा हो। बस यही तीन से आप अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हो।
तो जैसे अगर मैं सबसे पहला टाइम इंटरवल देखूं, सबसे पहले टाइम इंटरवल में ए की वैल्यू कितनी है टाइम इंटरवल 1 में, बताओ। हाई 1। भाई हाई है मतलब 1। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 0 है, तो मेरा आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट मेरा 1 आ रहा है। चेक करता हूँ, क्या पता मेरा आंसर गलत आ रहा हो, मेरे हिसाब से आंसर एंड गेट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो भैया 1 into 0, अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो आंसर 0 आना चाहिए था, लेकिन इधर 1 और 0 का आंसर 1 आ रहा है, मतलब अभी तक तो एडिशन चल रहा है। सिमिलरली अब 1 1 वाला कोई लो जिसमें दोनों ही हाई हो, तो भैया दोनों ही हाई हमारे 6th टाइम इंटरवल में है। तो अगर आप देखो, जब हमारा 6th टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब बस कोई एक ऐसा टाइम इंटरवल लो जिसमें 1 और 0 आ रहे हो, 1 और 0, सॉरी 1 और 0 तो हमने फर्स्ट वाले में ले ही लिया। 0 0 चेक करो, 0 0, क्या किसी अच्छा में 0 0 आ रहा है, 0 0 फिफ्थ वाले में आ रहा है। तो फिफ्थ वाले में हमारे पास 0 0 आ रहा है, तो आंसर आउटपुट भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो भैया चेक कर लो, ये और गेट है या फिर ये हमारे पास क्या कहते हैं एंड गेट बन रहा है, या कौन सा गेट बन रहा है। तो तन्वी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये एक और गेट बन रहा है, मेरा आंसर गलत है। यस सर। भैया सबको समझ में आ गया है, नहीं तो पूरा ट्रूथ टेबल ड्रॉ हो जाएगा या नहीं। रोहित एक बार चेक करो, बाकी लोग चेक करके बताओ। ध्रुव, डन सर। डन, चलो बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन भाई फटाफट, अब जल्दी सॉल्व कर देना। बस ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक जेनर डायोड है, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है जेनर डायोड, और जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें गिवन है 15 वोल्ट, और यहाँ पे हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया है, इनपुट वोल्टेज हमें गिवन है 20 वोल्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है सीरीज में जो कनेक्टेड होता है, दैट इज 250 ohms, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आउटपुट का, दैट इज 1 किलो ohms। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, जेनर डायोड, ये बताना है। चलो ट्राई करो, ऑप्शंस दे दिए हैं मैंने, दैट इज 20 मिली एम्पियर्स, ऑप्शन बी 5 मिली एम्पियर्स, ऑप्शन सी 10 मिली एम्पियर्स, एंड ऑप्शन डी 15 मिली एम्पियर्स। भाई क्या हुआ, सॉल्व कर रहे हैं ना सब लोग। चलो भैया ट्राई करते हैं, मेरे को बताओ जेनर डायोड का वोल्टेज कितना गिवन है, 15 वोल्ट। यार हमें कॉन्सेप्ट पता है, जेनर डायोड अपना वोल्टेज चेंज नहीं होने देता, और जितना जेनर डायोड का वोल्टेज है उतना ही हमारा उसके पैरेलल में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्ट होता है उससे उतना ही वोल्टेज पास करेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ लोड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक अप्लायंस। मेरे को बताओ इस पे वोल्टेज कितना लिखूं, 15। 15, इस पे भी 15 वोल्ट, लेकिन इनपुट मैंने 20 का दिया था। तो हमने अगर इनपुट 20 का दिया था, 15 तो जेनर ने यूटिलाइज कर लिया, मतलब जेनर ने ड्रॉप करा दिया, तो रिमेनिंग 5 किस पे गया होगा, भैया रिमेनिंग 5 हमारा रेजिस्टेंस पे गया होगा, 5 वोल्ट। तो यार अब क्या करना है आपको, भैया बहुत सीधी बात है, वी एस की वैल्यू पता है, आर एस की वैल्यू पता है, आई एस निकाल लो।
मेरे को वी एल की वैल्यू पता है और आर एल की वैल्यू पता है, तो इससे भैया आई एल की वैल्यू निकाल लो और हमारा बस वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं वी आई एस की वैल्यू। तो आई एस मतलब टोटल करंट पूरे सर्किट में कितना फ्लो करना चाहिए भाई, दैट विल बी वी एस बाय आर एस। वी एस की वैल्यू 5 वोल्ट, आर एस की वैल्यू 250 ओम्स। तो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ ये कितना लिखूं मैं। ये हो जाएगा 1/50। 1/50 का मतलब कितना हो गया भाई, 0.02 0.02। एम्पियर्स लिख दूं। यस सर। डन। अब ये मैंने 0.02 एम्पियर्स लिख दिया, ये तो टोटल करंट फ्लो कर रहा है। अब ये टोटल करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा आई जेड और कुछ करंट यहां जाएगा आई एल। तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप इक्वेशन लिखोगे आई एस इज इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल। आई एस की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली इक्वेशन 1 से, अब मेरे को आई एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आई एल की वैल्यू वी एल बाय आर एल। वी एल की वैल्यू 15 वोल्ट, आर एल की वैल्यू 1 किलो ओम्स। तो 10⁻³ भाई 15/1000। जरा एक बार कैलकुलेट करके बता दो कितना लिख, कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है, डेसिमल्स में है। तो 0.15 एम्पियर्स। भैया आई एस निकल गया, आई एल निकल गया, अब तो आई जेड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कैलकुलेट करके चेक करो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आप कैलकुलेट करो और मेरे को 1 मिनट दो, कंप्लीट करो भाई इसको। सर 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर्स आ रहा है, यस वेरी गुड, करेक्ट आंसर है 5 मिली एम्पियर्स। बढ़िया। प्लीज यार अब सब लोग चेक करके बता दो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना नो सर। सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में। डन। तो अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं यार। नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूक्लियाई। लिख लो भैया न्यूक्लियाई। यार न्यूक्लियाई के अंदर मैंने आपको बता ही रखा है कि न्यूक्लियाई के अंदर बेसिकली हमें क्या करने हैं, 2-3 फॉर्मूले ही हैं जो तुम्हें मेनली याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है एक्टिविटी का, कि व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दूसरा फॉर्मूला मेनली आपको याद रखना है हाफ लाइफ का, और एक तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है मीन लाइफ का। लेकिन मीन लाइफ हमारा यूजुअली बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पूछो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस पे आते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे आते हैं भैया फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे, और फिर लास्ट फोर्थ वाले पे। मेनली इन तीन पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इसको तो अगर आप निगलेक्ट भी कर दो तो भी चलेगा। बाकी मैं पूरे टॉपिक बता रहा हूँ न्यूक्लियाई में क्या क्या पढ़ना है। न्यूक्लियाई में फिर आपको अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल का टेबल पढ़ना है, जो पूरा तीनों का डिफरेंस टेबल है। तो मेरे को सबसे पहले बताओ एक्टिविटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। भाई बताओ, आपने फॉर्मूले किए हैं कितनी बार, हमने क्लास में एफएसटी में डिस्कस किया है इसको, फॉर्मूला फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सर n=n0 वाला। वेरी गुड। तो n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा डी के कांस्टेंट होता है। अब यार आपको हर बुक में अलग अलग तरीके से गिवन होगा। कुछ बुक्स में ये एक्टिविटी n के टर्म्स में लिखी हुई है, कुछ बुक्स में ये r के टर्म्स में लिखी हुई है, कुछ बुक्स में ये a के टर्म्स में लिखी हुई है। तो यार कंफ्यूज नहीं होना, अल्टीमेटली घूम फिर के है तो सेम ही चीज ना। ठीक है। दूसरी बात, मेरे को बताओ भाई, क्या कहते हैं हाफ लाइफ का फॉर्मूला। फिर मैं आपको इसके ग्राफ वगैरह सब कुछ बता दूंगा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताओ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा कि यार हमारे पास जो वैल्यू आएगी लैम्डा, वो क्या आ जाएगी भाई जल्दी। या टी हाफ कितना होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू एल एन टू डिवाइडेड बाय रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। एल एन टू की वैल्यू 0.693 बाय लैम्डा। क्या हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले में भी कोई डाउट है। नो सर। डन। सिमिलरली अब मेरे को न्यूक्लियर साइज का फॉर्मूला बताओ। न्यूक्लियर साइज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, न्यूक्लियर साइज के फॉर्मूले के हिसाब से जो भी हमारा न्यूक्लियस का रेडियस होगा वो किसके बराबर होता है, आर नॉट कांस्टेंट
एटॉमिक मास नंबर टू द पावर कितना, मतलब आपने न्यूक्लियर चैप्टर रिवाइज नहीं किया हुआ, बल्कि मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूं न्यूक्लियर जरूर जरूर पढ़ लो। कम से कम 3 क्वेश्चन पक्के हैं न्यूक्लियर चैप्टर से। एक्टिविटी, हाफ लाइफ, न्यूक्लियर साइज, कि किसी भी न्यूक्लियर का जो रेडियस है दैट इज आर नॉट, कांस्टेंट है ये। एंड ए एटॉमिक मास नंबर है टू द पावर 1/3। फिर बचा अल्फा, बीटा एंड गामा। मेरे को सबसे पहले बता दो अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है। आपको पता है अल्फा पार्टिकल का नेचर एक पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है, ठीक है। बीटा इसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। गामा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, और ये बिल्कुल फोटोन की तरह कंसीडर किया जाता है। सिमिलरली मेरे को अब इनकी स्पीड बता दो, सबसे ज्यादा स्पीड कौन से पार्टिकल्स की होगी इन तीनों में से। सर गामा वाले की। वेरी गुड। फिर बीटा, और फिर लास्ट में अल्फा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है, सर गामा वाले की। वेरी गुड, गामा की सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है। फिर बीटा देन अल्फा। वेरी गुड। तो ये एक टेबल होता है डिफरेंस का। ये सब टेबल भैया याद रख लेना कि किसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी स्पीड ज्यादा है लाइट ऑफ स्पीड के कंपैरिजन में, और किसका नेचर क्या है। बस यही आपको पूरे न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ना था, यही पूरे न्यूक्लियर चैप्टर में आपको करना है। तो चलो आओ मैं आपको इस पे क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन और रह गया, एक फॉर्मूला और रह गया। क्या फॉर्मूला रह गया, कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्टिविटी या नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट आफ्टर नंबर ऑफ n हाफ लाइफ्स। सर आफ्टर n हाफ लाइफ्स का फॉर्मूला बता दो। हाँ बताओ तन्वी, आपको पता है बताओ। सर dN/dt वाला। नहीं नहीं, n इज इक्वल्स टू n नॉट 1/2 वाला, 1/2 टू द पावर n। बस ये फॉर्मूले याद रख लो, एक बार लिख लो, और कोई डाउट है फॉर्मूले में तो पूछो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं हर एक फॉर्मूले पे। डन सर। डन, चलो। तो भैया अब आपको फॉर्मूले क्वेश्चन कराता हूं, चेक करते जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, भैया सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की जो एक्टिविटी है दैट इज डिक्रीज टू 1/3। एक्टिविटी इज डिक्रीज टू 1/3। कितने टाइम में डिक्रीज हुई है ये, 1/3 ऑफ R0। ये डिक्रीज हुई है इन 9 years। तो हमें बताना है कि ये एक्टिविटी फर्दर मतलब नेक्स्ट 9 years में कितनी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट 9 years में ये एक्टिविटी भैया कितनी डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपको या रिपीट करना है। सर क्लियर है। डन। बाकी एक बार पूरा क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल दैट इन 9 years। डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन द नेक्स्ट 9 years। एंड हमारे पास ऑप्शंस गिवन है भैया, ऑप्शंस चेक करना। फर्स्ट ऑप्शन है R0, सेकंड ऑप्शन गिवन है 2/3 R0, थर्ड ऑप्शन गिवन है R0/9, और लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है R0/6। चलो मेरे को चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है इधर। भैया सब सॉल्व करेंगे याद रखना। ये क्वेश्चन शायद से अभी हमने कल या परसों के एफएसटी में भी डिस्कस किया है, वैल्यूज चेंज थी बस। ध्रुव मेरे ख्याल से आंसर सही नहीं आ रहा, बाकी मैं चेक करता हूं। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तन्वी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जो मेरे को सोल्यूशन की के अकॉर्डिंग गिवन है। भैया आप दो इक्वेशंस बनाओगे। क्या दो इक्वेशंस बनाओगे। सबसे पहली इक्वेशन R इज इक्वल्स टू R0 वाला फॉर्मूला याद रखो, एक्सपोनेंशियल टू द पावर लैम्डा टी। तो यार इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी एक्टिविटी R0/3 हो गई है ओरिजिनल एक्टिविटी के कितने टाइम में, भैया 9 years में। तो टी की वैल्यू 9 years गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी।
उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे? भैया मेरे को फाइनल एक्टिविटी आर फाइंड करनी है, आर नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा। मेरे को बताओ टोटल टाइम कितना लिखूं? उसने नेक्स्ट 9 इयर्स में पूछा है, मतलब 0 से लेके पूरा टोटल 18 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी लिखोगे आप? 18। भैया दो इक्वेशंस है, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है? इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो भैया इस आर की वैल्यू चेक कर लो कितनी आ रही है इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके। कैलकुलेशन कर लोगे खुद से दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके? यस सर। डन। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो भैया हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। टाइम इज मतलब आर की वैल्यू दैट इज आर नॉट बाय 9। ध्रुव एक बार चेक कर लो यार, कोई डाउट है तो बताओ, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा फिर। नो सर। डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव फिजन हुआ है और उसके अंदर क्या हुआ है, हमारा जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिमेन्स अनचेंज। ये दोनों के दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा जब हमने एक रेडियो एक्टिव फिजन किया। तो मेरे को बताना है कि जो चार्ज पार्टिकल एमिट हुआ है, जो भी पार्टिकल एमिट हुआ है वो कौन सा पार्टिकल रहा होगा? फर्स्ट फोटोन, सेकेंड भैया न्यूट्रॉन, थर्ड बीटा पार्टिकल, और डी दैट इज अल्फा पार्टिकल। भैया सिर्फ एक दो के ही आंसर्स आ रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। कंप्लीट करो और 1 मिनट रुको, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढने दो। ये तो हाथ किया सबका सॉल्व होना चाहिए। वेटिंग फॉर द आंसर्स। चलो डन। अब आया ना सही सबके आंसर? अरे वेरी गुड यार। यार आपको पता है कि एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर अगर दोनों ही कुछ चेंज नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली वो न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन होता तो हमारा मास नंबर चेंज हो जाता है। बीटा पार्टिकल होता तो भी हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर वो हो जाता है अल्फा पार्टिकल के। एक अकेला फोटोन है जिससे कोई चेंजेस नहीं आते हैं किसी भी टाइप में। भैया इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। आज जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई कोई डाउट है किसी को बता दो अभी भी। नो सर। डन। नो सर। तो ये आ जाओ सॉल्व करो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? 1 मिनट यार, फिर से मिस आउट हो गया। हाँ मिल गया। डन। भैया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल का काउंट डिक्रीज हो गया है। अल्फा पार्टिकल का काउंट डिक्रीज हुआ है 28800 से लेके 1800 तक। कितने टाइम में? भैया जस्ट इन 48 आवर्स। तो मेरे को बताना है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये क्वेश्चन है बस। आई रिपीट, अल्फा पार्टिकल्स का काउंट डिक्रीज हो गया है 28,800 से लेके 1800 तक इन 48 आवर्स। तो मेरे को बताना है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो मेरे को बताओ इसमें आप पीछे वाला कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, इनमें से बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एक्टिविटी वाला यूज करूं, हाफ लाइफ वाला यूज करूं, न्यूक्लियर साइज वाला, फिफ्थ वाला, या ये सिक्स्थ वाला कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूं? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाले में क्यों? सोचो यार, फर्स्ट वाले में आप टी की वैल्यू गिवन है, चलो 48 आवर्स, एन की वैल्यू गिवन है, एन नॉट की वैल्यू गिवन है, लेकिन आप इससे लैम्डा निकाल, चलो डन ठीक है, फर्स्ट वाले से भी कैलकुलेट हो जाएगा, सही है, फर्स्ट वाले से भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन वैसे मैं सजेस्ट करूंगा आप सिक्स्थ वाला यूज कर लो।
सिक्स्थ वाले से डायरेक्टली आपको n पता चल जाएगा कितनी हाफ लाइफ हो रही है वो, और फिर उससे हाफ लाइफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे आपको कन्वीनियंट लग रहा है वैसे सॉल्व कर लो। आपको ऑप्शंस नहीं दिए, मैं ऑप्शंस दे देता हूं भैया, चेक करना विद दी ऑप्शंस। फिर से क्वेश्चन मिस आउट क्यों हो रहा है बार बार भाई। फर्स्ट ऑप्शन इज 4 hours, second option is 8 hours, third option is 12 hours, and last option is 16 hours। चलो भाई लगो काम पे। चलो यार मैं सॉल्व करा देता हूँ यार, इस क्वेश्चन में ऐसा सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, या तो आप फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो या लास्ट वाला। भाई उसके हिसाब से n इज इक्वल्स टू n नॉट हाफ टू दी पावर n। तो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कितनी हाफ लाइफ्स बनेंगी। तो हमें n की वैल्यू कितनी गिवन है, 1800 डिवाइडेड बाय n नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें n नॉट की वैल्यू गिवन है 28800 इज इक्वल्स टू हाफ टू दी पावर n। भैया जरा इसको सॉल्व करो, 18/288 कितना होगा। सर 3/12 इंटू होल 2 करके कर लेंगे। एक बार फिर भी मेरे को n की वैल्यू तो बता दो कि n की वैल्यू कितनी आ रही है। 18/288 को डिवाइड करके बताओ कितना लिखूं भैया फटा। 0.25 कितना? 0.65 0.6। मेरे को डेसिमल में मत बताओ, फ्रैक्शन में बताओ, क्योंकि मेरे को 1/2 की पावर चाहिए, तो मेरे को फ्रैक्शन में ही चाहिए आंसर। मेरे को आंसर फ्रैक्शन में, मैं फटाफट 2 से डिवाइड करता हूं भैया। 291 और ये हो जाएगा 19/44 144। तो भैया इसको किससे डिवाइड कर सकते हो फर्दर, 3 से। तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 48 अगेन, ये आ गया 16। तो हमारे पास आ रहा है 1/16 इज इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर n। अब मेरे को बताओ 2 के ऊपर कितनी पावर लिखूं जिससे 16 आना चाहिए। 4। यार ये मैंने आपको एक बार बोला था याद रखने के लिए कि कम से कम 6 पावर तक याद रखना। 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32 एंड 2 पावर 6 इज 64, क्योंकि ये ग्रेविटेशन में भी काम आता है। तो यार मेरे को n की वैल्यू पता चल गई है कि n की वैल्यू 4 आ रही है। अब क्या करना है, मेरे को टी हाफ कैलकुलेट करने हैं। तो टी हाफ कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, टी डिवाइडेड बाय एन की कितनी हाफ लाइफ। टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 48 आवर्स, एन की वैल्यू 4 आ गई। तो भैया फाइनल आंसर कितना है कि हमारे पास हाफ लाइफ कितनी आ रही है इस सब्सटेंस की, 12 आवर्स आ रही है। तो 12 आवर्स मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। चेक करके बता दो, कोई डाउट है इसमें। नो सर। डन। नो सर। बढ़िया। तो अब कोई डाउट नहीं है तो एक लास्ट क्वेश्चन और करो इस न्यूक्लियर चैप्टर पे, फिर थोड़ा सा चैप्टर चेंज करेंगे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये शायद से आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के लिए भी किया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास एक एटॉमिक, ये कुछ एलिमेंट गिवन है ए, इसमें से भैया अल्फा पार्टिकल निकला तो ये बना A1, इसमें से फिर बीटा पार्टिकल निकला तो ये बना A2, फिर से अल्फा पार्टिकल निकला तो ये बना A3, फिर A3 में से गामा पार्टिकल निकला तो ये बना A4। तो मेरे को क्या बताना है भैया, हमें ए के लिए सब कुछ गिवन है। ए के लिए एटॉमिक मास नंबर है हमारे पास 180 और हमारे पास एटॉमिक नंबर है 72।
मेरे को A4 के लिए बतानी है ये वैल्यूज। A4 के लिए कितना होगा एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन क्लियर है, ये बता दो पहले। यस सर। डन। कि मेरे पास कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए, अल्फा पार्टिकल निकला A1, बीटा पार्टिकल निकला A2, अल्फा पार्टिकल निकला A3, फिर गामा पार्टिकल निकला A4। मेरे को ए के लिए सारी वैल्यूज गिवन है 180 एंड 72। तो मेरे को बताना है A4 के लिए ये क्या वैल्यूज होगी। सर एटॉमिक मास 172 एंड एटॉमिक नंबर 69। वेरी गुड, बिल्कुल सही। 172 एंड 69। भैया जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो चीज ये याद रख लेना, वैसे तो मेरे हिसाब से आप सबको पता ही है। मेरे को बताओ जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक मास नंबर पे क्या फर्क पड़ता है? जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो -4 हो जाता है। वेरी गुड, -4 हो जाता है। वेयर एज एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ता है? -2 हो जाता है। -2 हो जाता है। जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ता है? सेम रहता है। एटॉमिक नंबर, मैंने उल्टा बोल दिया, एटॉमिक मास नंबर सेम रहता है, बिल्कुल मास सही। एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ता है? +1 हो जाता है। वेरी गुड, +1 हो जाता है। फिर लास्ट जब गामा पार्टिकल निकलता है तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो अभी अभी हमने -2। क्वेश्चन डिस्कस किया कि देयर इज नो चेंज, इट रिमेन सेम। तो यार अगर मेरे को ए के लिए गिवन था 180 गिवन था एंड 72, भाई सबसे पहले इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला, तो A1 के लिए क्या वैल्यूज लिखोगे? भैया मास नंबर में से 4 डिक्रीज कर दो तो ये 176 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में से 2 डिक्रीज कर दो तो ये 70 हो जाएगा। फिर हमारे पास निकला बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल से जब A2 आया तो भैया मास नंबर पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर तो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। फिर A2 से हमारा फिर से अल्फा पार्टिकल निकला था, तो A3 पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया हमारा ये 4 से डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज 172। और हमारा मास जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा, तो दैट इज 69। फिर गामा निकला तो गामा में नो चेंज भैया, 172 एंड 69। बस यही फाइनल आंसर था। मेरे को डन चेक करके बताओ न्यूक्लियर चैप्टर में कोई डाउट है या अभी आप और क्वेश्चंस करना चाहते हो इस चैप्टर के? सर, 1-2 करवा दो। एक दो और कराने हैं, डन। भैया क्वेश्चंस में कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मोस्टली मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चन आएगा तो रेडियो एक्टिविटी पे या फिर हाफ लाइफ पे ही आएगा। चलो तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सर, जो आपने क्वेश्चन फॉर्मूलाज बताए वो उनको करने से हो जाएगा चैप्टर, या फिर हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा एक बार? नहीं धनवी, पूरा पढ़ना मत। अगर आपको लग रहा है आपके पास बहुत टाइम है तो पढ़ लो, वो एडिशनल थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है, लेकिन मोस्टली मैं आपको ऑलमोस्ट 99% श्योरिटी कह सकता हूँ कि इससे बाहर न्यूक्लियर चैप्टर में कुछ नहीं आता। डन सर। सर, जो एक आपने टी हाफ वाला फॉर्मूला एक यूज किया था क्वेश्चन में, वो T/N, वो टी टोटल टाइम होगा जो क्वेश्चन में हाँ, गिवन? वो टोटल टाइम गिवन होगा जो हमें डन। क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी देर में। देखो अल्टीमेटली तन्वी आप यही कह रहे थे ना कि सर उस क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यस सर। तो मैंने वही वाला फॉर्मूला यूज करके किसकी वैल्यू निकाल ली है। मतलब टी की वैल्यू हमें गिवन थी क्या कहते हैं 48 आवर। 48 आवर्स, बस मैंने लैम्डा को चेंज करके यहाँ पे लिख दिया ना, डन सर। तो वो हमारा ये फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा सिक्स वाला। फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को कंबाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सिक्स फॉर्मूला बन जाएगा। डन सर। डन। चलो तो भैया न्यूक्लियर चैप्टर में इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, यही तो खासियत इस थी न्यूक्लियर चैप्टर की। चलो एक थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी वगैरह आता है, लेकिन वो हमने एटम्स चैप्टर में पढ़ रखा है। खैर बातें नहीं करते हैं, फटाफट इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। यार ये क्वेश्चन तो आपका निहायत ही सिंपल क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन आया हुआ है
कि मेरे पास मास नंबर गिवन है दो एलिमेंट्स का, एक एलिमेंट का मास नंबर है 64 और एक एलिमेंट का मास नंबर है 125। तो मेरे को बताना है इन दोनों के न्यूक्लियर साइज का रेशियो। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा? भाई जल्दी बता देना इसका आंसर। सर 4/5। बस क्वेश्चन खत्म हो गया यार। इसलिए मैंने ऑप्शंस भी नहीं दिए। अभी तो मैंने बताया न्यूक्लियर का रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3। तो अगर आप R1 की वैल्यू निकालोगे तो R1 बेसिकली क्या हो जाएगा? 64 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट कितना हो गया? 4। का सिमिलरली R2 की वैल्यू हो जाएगी 125 का क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट मतलब 5। R1/R2 निकालना है तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 4/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है कि रिपीटिव सा आया हुआ है, वैल्यूज ही चेंज है और कुछ नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें हाफ लाइफ गिवन है रेडियम सब्सटेंस की। हाफ लाइफ गिवन है रेडियम सब्सटेंस की और ये गिवन है हमें 1600 ईयर्स। तो मेरे को बताना है कि इस सैंपल का कितना फ्रैक्शन बचेगा। इस सैंपल का कितना फ्रैक्शन बचेगा भैया 6400 ईयर्स बाद। ऑप्शंस भैया 1/4 बचेगा सिर्फ, ऑप्शन बी हाफ बचेगा बस, ऑप्शन सी 1/8 बचेगा और ऑप्शन डी 1/16 बचेगा। चलो ट्राई करो। सर 1/4। 1/4 भैया बिल्कुल सही है। 1/4। एक मिनट, नहीं तन्वी सही नहीं आ रहा आंसर। यार आंसर तो 1/4 आना चाहिए, फिर गलत क्यों आ रहा है? चेक करता हूं मैं। चलो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा मैं? सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करूंगा कि कितनी हाफ लाइफ्स लगेंगी इस सब्सटेंस को, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अगर आप चेक करो अभी अभी इस पे ये क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस, कि यार मेरे को अगर टोटल टाइम पता है या कितने टाइम बाद कुछ एक्टिविटी निकालनी है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एन की वैल्यू निकाली। एन की वैल्यू कैसे निकालूंगा? एन की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? टोटल टाइम जो भी क्वेश्चन में गिवन हो डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। करेक्ट? तो मेरे को बताओ टोटल कितने साल बाद पूछ रहा है ये? टोटल ये 64। 6400 साल बाद पूछ रहा है। और मेरे को टी हाफ की लाइफ की वैल्यू कितनी गिवन है? 1600 ईयर्स। तो मेरे को बताओ कितनी हाफ लाइफ लगेंगी सब्सटेंस को? भैया 4 हाफ लाइफ लगेंगी। पहले आप यहां तक चेक करके बता दो प्लीज, सबको कोई यहां तक डाउट है? नो सर। डन। अब आपको क्या पूछा था क्वेश्चन ने? शायद से आपने क्वेश्चन नहीं समझा था। क्वेश्चन ने पूछा था कितना फ्रैक्शन बचेगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? n इज इक्वल्स टू n नॉट टू द पावर इंटू 1/2 टू द पावर n। क्वेश्चन ने n बाय n नॉट की वैल्यू पूछी है, n बाय n नॉट फ्रैक्शन की वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 टू द पावर n। तो 1/2 n की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 1/16। ऑप्शन डी। क्या कुछ रिपीट करूं इसमें? नो सर। डन। भाई बाकी लोग भी प्लीज बता दो, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा इस न्यूमेरिकल्स में? No, sir. डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया भैया नेक्स्ट क्वेश्चन? 54। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ गिवन है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ गिवन है दैट इज 30 मिनट्स।
and decreases to count rate for the, एक मिनट रुकना यार प्लीज, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दो पूरा। काउंट रेट ऑफ radiation of a radioactive material of half life 30 minutes decreases to 5 seconds after 2 hours। तो ये मेरे को बताना है इनिशियल काउंट। ये तो यार मोस्टली वैसा हो जाएगा, ऐसा सच कुछ नहीं है इसमें तो। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसको इरेज कर दो। ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए एंड बी। भैया ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमें इनकी हाफ लाइफ गिवन है। इसकी हाफ लाइफ गिवन है 20 मिनट्स और इसकी हाफ लाइफ हमें गिवन है दैट इज 40 मिनट्स। क्वेश्चन कह रहा है इनिशियली, इनिशियली दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है। मतलब अगर मैं इसके एन नॉट की बात करूं और इसके एन नॉट की बात करूं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है। तो हमें बताना है कि भैया आफ्टर 80 मिनट्स, 80 मिनट्स के बाद दोनों का रेशियो ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितना होगा। मतलब एन ए बाय एन बी कितना होगा, मेरे को ये बताना है। एक बार चेक कर लो आपको क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, या रिपीट करूं क्वेश्चन? सर क्लियर है। क्लियर है, डन। ऑप्शंस भी दे दिए हैं, चेक करो भाई। एक बार क्वेश्चन रिपीट। ए और बी दो सब्सटेंस हैं, दोनों की हाफ लाइफ गिवन है और दोनों का इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है। मेरे को बस ये बताना है कि ए के कितने न्यूक्लियाई बचेंगे 80 मिनट्स बाद, बी के कितने न्यूक्लियाई बचेंगे 80 मिनट्स बाद, और दोनों का रेशियो लेना है। क्वेश्चन सिंपल है, बस रेशियो लेने का काम है और कुछ नहीं। अगेन मैंने बोला ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वाला कॉन्सेप्ट लगा के, एक्टिविटी और हाफ लाइफ वाला, या फिर डायरेक्टली अपना लास्ट 6 वाला फॉर्मूला लगा के, जिससे आपको मन करे उससे सॉल्व करो। सर 1:4। वेरी गुड, आपने निकाल लिया, आपको आ गया, वेरी गुड। तन्वी आपने कौन से मेथड से सॉल्व किया, 6 वाले फॉर्मूले से या फर्स्ट एंड सेकंड वाले से? सर पहले n की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद n इज इक्वल टू n नॉट 1/2। डन, मतलब आपने 6 वाले फॉर्मूले से किया है, बिल्कुल सही। भाई सबसे पहले मैं n की वैल्यू निकालूंगा। n की वैल्यू हो जाएगी 80 टोटल टाइम गिवन बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी गिवन है? 20। ये a के लिए बात कर रहा हूं, तो ये कितनी आ जाएगी 4। तो मैं लिखूंगा एन ए बाय एन नॉट ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर n, और n की वैल्यू कितनी गिवन है 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/16। सेम चीज b के लिए रिपीट कर दो भैया। b के लिए हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय इसकी हाफ लाइफ कितनी गिवन थी 40। तो यार ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो लिखूंगा एन बी बाय एन नॉट बी इज इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। दोनों का रेशियो ले लो। जब दोनों का रेशियो लोगे तो भैया एन ओ और एन ओ बी ये दोनों तो कट जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल सिंपल क्या बचेगा एन ए बाय एन बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/16। 4/16 मीन्स 1:4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दैट इज ऑप्शन ए, 1:4। यार चेक करके बताते जाओ, किसी को इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? नो सर। डन। और क्या क्वेश्चंस दूं आपको? यार मोस्टली यही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लो, चलो दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे। लास्ट क्वेश्चन। यार लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ गिवन है 50 डेज। यार ये क्वेश्चन सुनना, ये क्वेश्चन आपका 2012 का ही क्वेश्चन है। टी हाफ लाइफ गिवन है 50 डेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम इंटरवल T1 में, टाइम इंटरवल T1 में हमारे पास 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल, 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल डिकेड हो चुका है। वेयर एज
हमारे पास T2 में क्या हो चुका है, T2 में 1/3 डिके हो चुका है ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो मेरे को बताना है टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आएगी। मेरे को T2 माइनस T1 बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 30 डेज, सेकेंड ऑप्शन इज 50 डेज, थर्ड ऑप्शन इज 60 डेज और लास्ट ऑप्शन इज 15 डेज। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करना है। मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सपोज उसकी इनिशियल वैल्यू कुछ भी ले लो। इनिशियल वैल्यू में कितनी ले रहा हूं, N0। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 50 डेज। अब क्वेश्चन कह रहा है T1 कौन सा टाइम इंटरवल है। T1 टाइम इंटरवल है जब 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल डिके हो चुका है। तन्वी ये चीज समझ में आई है आपको। सर मतलब N0 × 2/3 हो चुका है, प्लस बिल्कुल, 33। मतलब अगर मैं n की वैल्यू पूछूं तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, अगर 2/3 डिके हो चुका है तो n की वैल्यू 1/3 N0 लिखूंगा फर्स्ट यस सर। केस में। समझ में आया। यस सर। सिमिलरली सेकेंड केस क्या कह रहा है, T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू है वो टाइम इंटरवल जिसपे हमारा 1/3 डिके हो चुका है। अगर 1/3 डिके हो चुका है तो मतलब सेकेंड केस में n की वैल्यू रिमेनिंग कितने बचे हैं, 2/3। 2/3। वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है T1 T2 की वैल्यू निकालो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और मेरे को बताओ भैया कितना टाइम आ रहा है T2 माइनस T1। इसको केस 1 नाम दे दो, इसको केस 2 नाम दे दो। भाई बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या, रिस्पॉन्स बिल्कुल लो चले गया है, बिल्कुल लास्ट के कुछ 15-20 मिनट से। भैया केस 1 में इनिशियल यहां पे लिख देता हूं। इनिशियल हमें गिवन है N0। फाइनल कितना बचा, अगर 2/3 डिके हो चुका है तो जैसे अभी डिस्कस हुआ था, फाइनल बचा है हमारे पास 1/3 N0। तो यार प्लीज दोनों को इक्वेट करके मेरे को टी की वैल्यू बता दो, टी की वैल्यू कितनी लिखूं, T1 की वैल्यू। फिर केस 2 में इनिशियल लिखा हुआ है, इनिशियल अभी भी N0 ही है लेकिन फाइनल 1/3 डिके हो चुका है तो रिमेनिंग बचा है 2/3 N0। तो इससे मेरे को T2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। हाफ लाइफ क्वेश्चन में 50 गिवन है तो मैं इसमें यूज करूंगा फिर से अपना सिक्स्थ वाला फॉर्मूला कि N/N0 इज इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर N। तो चलो n की वैल्यू कितनी गिवन है, N0/3। N0 की वैल्यू एज इट इज 1/2 और टू दी पावर n। भैया N0 से N0 कट गया तो भैया हमें पता चल गया 1/2 टू दी पावर n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखूं जिससे ये वैल्यू 3 आ जाए, या रखने की जरूरत है क्या। अभी रखो मत, चलो बाद में डिवाइड कर लेंगे। सिमिलरली मेरे को बताओ यहां से कितनी वैल्यू आएगी, 2/3 इज इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर n। ये N1 कर लो, ये N2 कर लो। यहां तक चेक करो, स्टेप समझ में आ रहे हैं। यस सर। डन। अगर यार आपको यहां तक के स्टेप समझ में आ गए हैं तो अब कुछ काम बचा नहीं है ज्यादा कि यार आप क्या करोगे, N1 N2 इन दोनों की वैल्यूज है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो N1/N2 का रेशियो आ जाएगा। N1/N2 का रेशियो अगर आ रहा है तो उससे मेरे को पता है T1/T2 कैसे निकलेगा। भैया T1 क्या होता था, अगर आप फॉर्मूले को चेक करो, मैंने आपको बताया था n का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ। तो मेरे को बताओ t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n × t हाफ लाइफ आ जाएगी। यस सर। टी हाफ लाइफ दोनों के लिए सेम ही तो होगी। हाफ लाइफ कट हो गया तो कह सकता हूं कि जो टी की वैल्यू है बेसिकली वही एन की वैल्यू भी है। यस सर।
तो बस हमारे पास किसकी रेशियो आ गई, T1/T2 का रेशियो आ जाएगा। एक बार T1/T2 का रेशियो आ गया तो भैया हमें क्या करना है, भैया इन दोनों में 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास अल्टीमेटली फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सर N1/N2 1/2 आएगा। N1/N2 1/2, एक मिनट चेक करने दो मेरे को। हाँ 1/2 आ जाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सही जा रहे हो। सर वही रेशियो आ जाएगी। लेकिन हमें रेशियो नहीं चाहिए ना, हमें तो T2 - T1 की वैल्यू चाहिए यार। चलो इधर देखो यार, मेरे को बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या बच रहा था, वापस से देखते जाओ। 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर N1। यहाँ पे हो रहा था 2/3 इज इक्वल्स टू हाफ टू दी पावर N2। मैंने क्या बोला, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो बताओ हमारे पास क्या बचेगा, LHS में बताना। 3 और 3 कट गया तो हमारे पास इधर बचेगा 1/2 और इधर हमारे पास बचेगा 1/2। पावर्स डिवाइजन हो रही है, सॉरी दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, क्या मैं लिख दूं कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी हमारे पास। सर N2 - N1 लिख सकता हूं। यस सर। भैया हाफ इज इक्वल्स टू हाफ। मेरे को बताओ एन का फॉर्मूला, अभी मैंने बताया आपको एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल टाइम इंटू टी हाफ। यस सर। उल्टा लिख दिया ना, T/T हाफ। यस सर, क्या बोले जा रहे हो तन्वी, सुनो देख तो लो। तो ये क्या हो जाएगा, N2 - N1 का मतलब है T2 - T1 डिवाइडेड बाय टी हाफ। यार अब कैलकुलेट हो जाएगा। हाफ लाइफ क्वेश्चन में गिवन है 50, अब तो सॉल्व कर लोगे T2 - T1 की वैल्यू। तन्वी मैडम, मेरे को लग रहा है आपको भयंकर डाउट आया है। यस सर। कौन से स्टेप से डाउट है मेरे को जल्दी बता दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने को ही है, हिमांशु सर भी वेट कर सर रहे हैं, जल्दी बता। लास्ट वाला ही, लास्ट वाला। ये वाला स्टेप यहाँ तक क्लियर है। यस सर। डन। अब मैंने क्या किया, N2 - N1 की बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, N2 की वैल्यू हो जाएगी टाइम T2/T हाफ। N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ कॉमन आ गया तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, T2 - T1/T हाफ। अब मैं सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं तो शायद से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। भैया ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। T2 - T1 डिवाइडेड बाय 50, टी हाफ की वैल्यू 50 डेज गिवन है। मेरे को बताओ 1/2 पे कितनी पावर लिखूं जिससे आंसर 1/2 ही आ जाए। 1। तो ये लिख सकता हूं T2 - T1/50 शुड बी इक्वल्स टू 1। यस सर। तो मेरे को सॉल्व करके बता दो T2 - T1 अब कितना आ गया। 50। बस तो यही तो आंसर है। डन सर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है चेक कर लो, 50 डेज। अब क्लियर है या अब कुछ रिपीट करना है। सर क्लियर है। डन, चलो। तो भाई दैट्स इट। अब इस न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर्स चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके लिख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हमें अगला चैप्टर बता दो फिर हम